अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर के ऐलान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर खुलेगा। खुल गया है कि नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह आश्वासन दिया है ईरान ने कि वो सारी सतर्कता और सिक्योरिटी पैमाने उनको देखते हुए और उनका पालन करवाते हुए इस रास्ते को खोलेगा। भारत सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अभी फारस की खाड़ी में मतलब पर्शियन गल्फ में भारत के 16 जहाज लंगर डाले हुए खड़े हैं। पर्शियन गल्फ मतलब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसकी दूसरी तरफ। इनमें हमारे 433 नाविक भी हैं, सेलर्स। अब ये जहाज जल्द वहां से भारत के लिए कूच करने की तैयारी में है। इन जहाजों को भारत पहुंचने में एक दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। और जाहिर है ये वहां से आ रहे हैं तो खाली तो आएंगे नहीं, इन सब पर गैस और तेल लदा हुआ होगा। पश्चिम एशिया में सीज फायर और कच्चे तेल में आई गिरावट से आज तमाम एशियाई देशों के बाजारों में बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला। हमारे यहां भी असर दिखाई दे रहा है। शुरुआती कारोबार में जो सेंसेक्स है हमारा बीएसई का, वो 2700 अंक से ज्यादा उठ गया। अभी इस वक्त में अगर मैं करंट बात करूं आपसे तो सेंसेक्स हमारा जो है वो करीब 3.87% ऊपर उठा हुआ है। 2900 पॉइंट लगभग जो है वो ऊपर है। निफ्टी भी जो है निफ्टी 50 इंडेक्स वो 24,000 के करीब पहुंच गया। तो यानी सेंसेक्स में बहुत तेजी देखी गई है। क्रूड के दाम भी आपको त्रिपाठी जी एक बार बता देंगे, कच्चे तेल के दाम भी बड़ी तेजी के साथ गिर गए आज। हालांकि अभी थोड़ा सा क्रूड अब बात करते हुए 94 था, $95 हो गया और ब्रेंट क्रूड भी 94 के आसपास है। तो दोनों में 100 के नीचे आ गया ना। $15 गिरा है सीधे सीधे। तो अब कच्चा तेल और सस्ता होगा, मार्केट और उठेंगे, सेफली कह सकते हैं ऐसा? नहीं, निश्चित तौर पर ये होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्योंकि अगर ये सब कुछ इसी तरह चला तो आप जरा ये भी समझिए ना कि ईरान का तेल भी दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाए। सबसे बड़ी बात अगर हम की नहीं इस 10 पॉइंट को रखें तो ईरान का वो ऑयल जो पिछले कई वर्षों से, और कई वर्षों से क्या, अब तो सीधे सीधे 1.5 दशक हो गए, मोटा मोटा 1 दशक तो पूरा 1.5 दशक हो गया सैंक्शन के बाद। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन हट गए तो आपको ईरान का पूरा तेल वर्ल्ड मार्केट के लिए होगा। तो अगर उसको इस तरह से देखें तो पूरा ईरान, पूरी गल्फ कंट्रीज और जो नए एवेन्यूज खोजे हैं वो भी। बस एक ही सवाल है जिसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि ईरान अब दूसरी तरह से बात कर रहा है। अगर वो टोल वसूली शुरू कर देगा $2 मिलियन पर शिप, अगर वो टोल वसूली शुरू कर देगा 14 करोड़ होता है वो। ये भी एक बड़ा उसमें काउंट होगा। और क्या दुनिया के दूसरे देश इसको स्वीकार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या उसका तेल विदाउट टोल आएगा और खाड़ी देशों का टोल के साथ आएगा? मतलब कई तरह के कॉम्प्लिकेशन। इसका एक मैथ है, मैं आपको बताता हूं। मैं सुन रहा था, फरीद जकरिया एक फेमस अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि ये जो टोल लगाएगा, जो अभी तक ये युद्ध के बीच में कुछ देशों से लेता आया, भारत ने नहीं दिया ऐसा भारत सरकार ने बताया है, लेकिन कुछ देशों ने दिया है पैसा, तो वो मोटा मोटा एक साल का $90 अरब से $100 अरब है, $90 to $100 बिलियन। और $50 से $60 अरब वो तेल बेच के कमाता है। अगर ये टोल सिस्टम शुरू कर देगा तो पर ईयर $150 बिलियन तो यूं ही कमाएगा ईरान। कोई और चीज बेचे बगैर, कोई और चीज एक्सपोर्ट करे बगैर, वो अंदर उसकी इकोनॉमी में जो हो सो हो, केवल तेल और टोल से $150 बिलियन की कमाई ईरान की होगी। 25% उसका नेशनल इनकम होगा वो। सोचिए। लेकिन अभी तेल की प्राइस स्टेबलाइज नहीं करेगी। उसके कई कारण है। पहला कारण है कि अभी भी जो व्यवस्था थी वो बहाल नहीं हुई है। इनके कई सारे जितने तेल के कुएं थे या रिफाइनरीज थी उन पर अटैक हुआ है, जो अभी तक डिकैपेसिटेटेड, यानी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ईरान में 15,000 ठिकानों पर बमबारी की गई है इजराइल और अमेरिका द्वारा। तो वहां से भी तेल निकालना इमीडिएट पॉसिबल नहीं है। और वो जो रेल रोड टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, ब्रिज टूटे हैं, यहां उसको भी देखकर लग रहा है कि एटलीस्ट 1 महीना ये 90 से 100 के बीच ऑसिलेट करेगा। ये सब डैमेज तो ईरान में हुई है ना। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन जो और तेल बेचते हैं उनमें इतना नुकसान थोड़ी हुआ है। सऊदी अरेबिया में काफी हुआ है। अच्छा। सऊदी अरेबिया में हुआ है, यूएई के अबू धाबी में हुआ है। और बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स जो यहाँ काम करते थे, जो वेल एंट्रेंस थे, जो 20-20 साल से काम कर रहे थे, वो घर वापस आए। जैसे भारत में ही कहा जा रहा है कि 6 लाख लोग वापस आए हैं। तो उनको वहां जाने में, फिर से बहाल करने में, और इस सब में अभी भी एलपीजी सीएनजी का क्या होगा, दाम कहां जाएगी, वो आना शुरू। हर चीज मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बैक टू नॉर्मल, लेकिन स्टेबलाइज होने में आपके हिसाब से कितना वक्त लगेगा अगर ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाए तो? 1 महीना लगेगा। अच्छा। उस प्राइस को स्टेबलाइज करने में, सप्लाई को स्टेबलाइज करने में, और
फिर से प्रोडक्शन शुरू है। जैसे गैस का ही ले लीजिए, जो रास लाफान जो तोड़ा गया था जी। उसमें $26 बिलियन का नुकसान हुआ है। ईरान और कतर दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट था वो, 26 बिलियन, और उसको रिस्टोर करने के लिए बताया जा रहा है 3 से 5 साल लगेंगे और $20 बिलियन लगेंगे। फिर भी जो सप्लाई क्रंच था कुछ तो ईज आउट हो ही जाएगा, बहुत ना ईज अभी। आउट होगा और नए नए रास्ते खुलेंगे, वो भी एक है। एक तो ये बात तो है ही है। दूसरा, अब ये गल्फ कंट्रीज का एक समीकरण समझना चाहिए हमको, क्योंकि इनमें से ये ईरान को बहुत पसंद तो नहीं करते थे। ये भी खबरें आनी थी कि ये नहीं चाहते थे कि युद्ध रुके, ये चाहते थे कि पूरी तरीके से ईरान की इस सरकार को तो खत्म किया ही जाए, यहाँ कोई और नया व्यक्ति आए। वो हुआ नहीं। अब पाकिस्तान भी इसके अंदर है। तो खबर से आपको एक शुरुआत करता हूं मैं गल्फ कंट्रीज की इस सारी जानकारी की। यूएई का कर्ज लौटाने के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब पैसे देगा, $5 अरब सऊदी अरब देगा। इसको $3.5 अरब जो हैं वो चुकाने हैं, यूएई के मांग लिए उसने, और यूरो बॉन्ड्स के मैच्योर हो गए, वो पैसे लौटाने $1.5 अरब करीब वो है, तो उसको $5 अरब लौटाने थे। कहां से देगा वो? तो खबर यह है कि सऊदी अरेबिया उसको ये $5 अरब दे रहा है। $5 अरब दे रहा है तो कुछ बदले में भी लेगा। वो क्या है उसकी बात हम करेंगे, आप पहले सुनिए ये ऐलान। अब भी ये कहा जा रहा है कि जो हमने यूएई को पैसे वापस करने हैं, $5 अरब हमें सऊदी अरब से मिल रहे हैं, जो हमने उनसे मांगे थे। तो वो हमारा जो गैप है वो सऊदी अरब कवर करेगा। $5 अरब सऊदी अरब हमें दे रहा है, जिसमें $3.5 अरब हम यूएई को, और कोई $1.3 बिलियन के जो हमने यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है तो हम दोनों कर देंगे, और सऊदी अरब हमें $5 अरब देने के लिए तैयार है। अब ये अजीब बात है कि एक देश का कर्जा चुकाने के लिए कोई दूसरा देश उसको जो है इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार है, वो भी युद्ध के बीच, और वो सऊदी अरेबिया जिसकी मदद के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। वो तो ये, अगर ये सीजफायर ना होता तो सऊदी अरब को मारने की धमकी दे चुका था ईरान कि हम बर्बाद कर देंगे, नहीं बचेगा ये। वो $5 बिलियन यूएई का उधार चुकाने के लिए उसको दे रहा है। क्यों इतनी मेहरबानी है सर? अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बीच में अमेरिका का जरूर हाथ रहा होगा। अमेरिका ने जरूर कहा होगा कि आप इसको बेल आउट कीजिए। यही फीस लेता है क्या इस सर्विसेज की? जो भी कारण रहा हो, मुझे लगता है कि अमेरिका ने जरूर कहा होगा कि इस स्थिति में, चूंकि आईएमएफ से भी वो कर्ज ले रहा है और सऊदी अरब भी $5 अरब देने के लिए ये बात कर रहा है, तो इससे वो जो यूएई का बिल है वो कम से कम उसका जो कर्ज है वो उसको वो चुका पाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भूमिका जरूर रही होगी। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन जब तक बाहर नहीं निकल करके आता है, क्या मजबूरी ऐसी रही है जो सऊदी अरब है, या तो चूंकि यूएई और सऊदी अरब इन दोनों के बीच में भी टसल चल रहा है। यमन के अंदर जो विद्रोहियों को लेकर के है, उसने F-16 यूज करके और उस पर बम्बार्डिंग कर दी थी, तो उसके कारण भी जो है वो, चूंकि उसको सपोर्ट जो है वो यूएई से मिलते रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि दोनों के बीच में जो है वो टसल चलते रहता है। वर्चस्व की लड़ाई भी जो है वो इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो यूएई कहीं भी सऊदी अरब से कम नहीं है। क्षेत्रीय विस्तार उसका बहुत बड़ा है, लेकिन यदि डेस्टिनेशन की लोग कोई बात करता है तो लोग तो यूएई जाता है ना, सऊदी के पास कम ही जाता है। मैं आपको बताऊं, कल तो एक ग्लोबल हब के तौर पर जो है वो सऊदी अरब ही है। बड़ी खबर ये है सर कि जो सऊदी अरब जो पैसे दे रहा है उसके बदले पाकिस्तान, अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो उनका होटल है, अमेरिका का 19 मंजिला होटल है पाकिस्तान का, नाम मैं भूल गया वो, 100 साल पुराना, बंद पड़ा हुआ अभी, वो सऊदी अरब को दे रहा है पाकिस्तान उस पैसों के।